बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक और आज हम ट्रांसमिशन को जो आगाज़ कर रहे हैं वो खेल की बात से कर रहे हैं क्योंकि खेल में कारकर्दगी कैसी, इस पर बात करना बड़ा अहम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अफगानिस्तान से पहली बार T20 सीरीज़ हारी और इसके बाद हम तो कहते हैं ना माजी से निकल आते हैं जनाब, मुस्तकबिल की बात करते हैं। न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, 10 अप्रैल को पाकिस्तान पहुंच रही है, तो इस बार कैसी टीम का इंतखाब होना चाहिए, एक तो ये बड़ा अहम सवाल है। और इसके अलावा PSL में जिसने अच्छा खेला, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, क्या उनको एक और मौका मिलना चाहिए? इसके अलावा क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा फैसलों के मुल्की क्रिकेट पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं या हो रहे हैं, जैसे शादाब वाला एक्सपेरिमेंट, उस पर राय है क्या? इसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम साहब, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान कैसा जा रहा है आपका? रमज़ान ज़बरदस्त है, अब तो मतलब मौसम भी अच्छा है माशाल्लाह से, और उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, बट ऑब्वियसली रमज़ान एक ऐसा है, बस अब ये थोड़ा सा होता है कि जल्दी से आ जाता है। हाँ। अभी रमज़ान ख़त्म होता है, अगला रमज़ान। सोशल मीडिया पे कुछ लोग डिस्कशन भी कर रहे थे कि ये रमज़ान जितना जल्दी गुजर रहा है, इससे पहले नहीं देखा कितने जल्दी रमज़ान जल्दी आया और जल्दी जा रहा है। और मे भी इसलिए कि मौसम भी बेहतर है, स्पेशली इस्लामाबाद की बात की और काफ़ी सारे इलाकों में काफ़ी बेहतर मौसम है। मौसम तो ब्लेस्ड के जिस तरह का मौसम चल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। मसरूफियात क्या है आजकल? कोई नहीं, बस थोड़ा मोटा क्रिकेट का ही चल रहा है। क्रिकेट ही चल रहा है। और जो क्रिकेट में चल रहा है उस पर क्या राय है आपकी, स्पेशली द एक्सपेरिमेंट ऑफ शादाब, व्हाट वाज दैट? क्या चल रहा है? अब एक्सपेरिमेंट तो देखिए, एक तो अगर आप अफगानिस्तान सीरीज की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें रिजल्ट्स जो थे वो दैट्स व्हाट वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि आप अफगानिस्तान से आप जीत। तो लेकिन जब आप टीम बनाते हैं कोई भी, तो आपके ज़हन में जीत पहली होती है आपके, ठीक है ना? तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि हारने के लिए टीम बना रहे हैं। तो वो हमारे जो करता था तो उन्होंने पहले ही कह दिया था जी कि हार भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं। You don't want to say that the young मोरल डाउन होता है। बेशक आपको पता है कि ये हार जाए, शायद फिर भी कहा नहीं जाता, फिर भी आप नहीं कहते, आप मीडिया आगे इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं। और उसके बाद अफगानिस्तान की टीम की आसान टीम नहीं है, ये आपने भी मैचेस पुराने भी देखे होंगे, हमारे वर्ल्ड कप के, एशिया कप के भी, कि मुझे टेंशन मतलब होती थी अफगानिस्तान के मैच की, ज़्यादा टेंशन होती थी बजाय कि ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि हम उनसे आराम से जीतते थे और इनके आगे हम जाके फंस जाते थे। तो एक तो वो कैलकुलेशन थोड़ी सी भी गलत हुई, और दूसरा देखें, देयर इज़ नो हार्म कि आप यंग टैलेंट को आगे लेके आते हैं, परफॉर्मेंस को मौका देते हैं, बट देयर इज़ अ प्रोसेस, उसका एक पूरा प्रोसीजर आप वो करते हैं कि किस तरीके से लाना है, कितनों को लाना है और किसके साथ उनको ग्रूम करना है। तो अनफॉर्चुनेटली इन्होंने किया क्या कि 3-4 प्लेयर ऊपर टॉप ऑर्डर देखते हैं, वो सारे आपने बच्चे भेज दिए, है ना? उनमें होता रिजवान एक खेल रहा होता, या बाबर खेल रहा होता, या वन फ़खर खेल रहा होता, ठीक है ना? चलो आपने नहीं खिलाना था इनको, जिद पकड़ी भी आपने, कम से कम एक के तो खिला देते ना। पकड़ी हुई है, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? आपको बेहतर पता है ना कि कभी कभी जिद हो जाती है। व्हेन यू वर चीफ सेलेक्टर, उस वक्त माहौल कैसा होता था? कोई पर्ची की कॉल्स आती थी, कोई सिफारिश की कॉल्स आती थी, कोई ऐसा माहौल होता था जिससे आप मैनेज करते थे या कि नहीं होता था? देखिए, प्रेशर्स तो आते हैं इधर से ना, मतलब ऑब्वियसली IS लेवल उतने ज़्यादा नहीं, लेकिन आप उससे नीचे आते जाएं तो आपको इधर उधर से रिकमेंडेशंस में कहूँगा, रिकमेंडेशंस, आपने सिफारिश का एक अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रिकमेंडेशंस। हाँ, तो लेकिन वो फिर आपको पार्ट ऑफ योर जॉब का जो मेजर एक जो आपका एलिमेंट है, आप यही चीज़ें टैकल करनी है, किस तरीके से आपने इसको हैंडल करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तक मैं शायद मैं रहा हूँ, तो उसमें मुझे कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो जिसकी वजह से अगर आप देखते हैं कोई भी रिजीम जब चेंज होती है, ठीक है ना, आप देख लें कि जिस तरह मैं रिप्लेस हुआ हूँ, किस तरीके से हुआ हूँ, किसको लेके आए हैं, तो दैट शोज कि आपका जो क्वेश्चन था अब वो वैलिड हो गया है, बट नॉट ऑन मी। नॉट ऑन यू, ऑफ कोर्स, नॉट ऑन यू जी, नॉट ऑन यू। अच्छा, अभी न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, अब क्या चेंजेस लाने की जरूरत है? टीम सजेशन क्या होना चाहिए? नहीं, अभी तो न्यूजीलैंड की टीम वो वाली आ रही है जो हमने अनाउंस भी कर दिया, जो हमने भेजी थी अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट। उनके मेन प्लेयर्स नहीं आ रहे, IPL में बिजी होंगे सारे, तो लेकिन उनके जो भी लड़के आएंगे ऑब्वियसली वो ठीक ही होंगे, अच्छे मतलब करेंगे। लेकिन अब स्ट्रैटेजी फिर मैं कहूँगा कि जीत आपका मकसद होना चाहिए, ठीक है? आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप परसेंटेज रख लेते हैं, या कि हमने 10%, 15% तक कितने लड़कों को चांसेस देने, बाकी हमने जीत के लिए मेन जो कोर है हमने उनके साथ जाना है। तो अब स्ट्रैटेजी तो ऐसी ही बननी चाहिए, और आई थिंक सबक मिल गए होंगे काफ़ी सीरीज से। तो अब मेरा नहीं ख्याल है कि इस तरह का कोई चांस वो लेंगे नहीं, क्योंकि उसके बाद से कोई नज़र नहीं आया स्टेटमेंट देने वाले, पहले तो बड़े आ रहे थे, ठीक है ना? तो अनफॉर्चुनेटली वो पता क्या रहा है कि देखिए, अब अगर अब मैं नाम नहीं लेता हूँ, अब रमज़ान भी है, वैसे भी इस टाइम पे आपको पता है कुछ ना कुछ निकल जाता है नाम ना, वैसे निकल जाता है। देखिए, जब सिलेक्शन की बातें हो रही होती है या कुछ हो रहा होता है ना, तो वो जो आप मतलब आप होस्ट है ना, ये शो कर रहे हैं ना, अगर मैं आपके साथ बैठ के उधर वहाँ पे होस्टिंग शुरू कर दूँ, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट माय जॉब। आप अच्छी करेंगे वैसे।
तो सिलेक्शन में भी इसी तरह जो चीफ सिलेक्टर है भाई उसका काम है टीम अनाउंस करना, उसी ने पॉलिसी अनाउंस करनी है, उसने कम्युनिकेशन करनी है प्लेयर्स के साथ ये वो। अगर उसके साथ में एक और बंदा बैठ के वो कह रही मैंने ये कर लिया है मैंने वो कर लिया है तो फिर आपने वो कार्डबोर्ड खुल के बताएं क्या हो क्या समझ आ रही है वैसे तो कार्ड फिर वो आपने कार्डबोर्ड के जो बंदे रख लेते ना साथ वैसे ही बिठाने के लिए तो उनको बिठाने की क्या जरूरत है ना। तो आई थिंक जो जिसका काम है उसको करने दें, ओके ठीक है ना, लेकिन उसके लिए आपको बंदा भी वैसे ही रखना राइट मैन फॉर राइट जॉब, ये बड़ा सही होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने खुद सारे डिसीजन करने हैं तो फिर ऑब्वियसली आप यू विल गो फॉर द डमी पीपल और वो उसका फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है आपको। नजर आ रही है आपको इस वक्त जो वसीम भाई हालात हैं, मैं बिलखुसूस बात करूंगा अब एशिया कप या वर्ल्ड कप की, वो नहीं आएंगे और हम नहीं जाएंगे, न्यूट्रल वेन्यू होगा और यहाँ खेलेंगे और वहाँ नहीं खेलेंगे, इससे क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचा है? सर एक तो ये सारी जो है ना ये मतलब सारे हवाई फायर है, मतलब ऐसे ही बस मीडिया स्टैंड आपको नजर आ रही है, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, टाइम आएगा आपको सब पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। रियली आप कुछ और एंटिसिपेट कर रहे हैं? देखिए मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े बड़े जो दावे किए जा रहे हैं ना कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्रिकेट आपकी सफ़र करती है, ठीक है ना। अब वो आपने दरमियानी रास्ता ढूंढना होगा। और आपको लगता है या हम वहाँ और वो यहाँ आएंगे? उनके आने का तो मुझे लग रहा है कि कोई नहीं है, लेकिन हमारा जो वहाँ जाने का है वो नजर आ रहा है। लेट्स सी, ठीक है ना, आस्ता सा आप एंटिसिपेशन है आपकी, बिल्कुल ठीक है। तो वो मुझे लग रहा है कि एंड में जाके चीजें सेटल हो जाएंगी। ओके, लेकिन वो कुछ लोगों को होता है कि बड़े बड़े दावे करने ना आते ही हम पेशावर में करा देंगे, हम कोयटा में करा देंगे। नहीं मतलब कतर कोई बहुत नाराज दिखाई दे रहे हैं। नहीं उनका बनता है, बहुत नाराज उनका बंदा है, इतनी नाराजगी। मुझे प्रॉब्लम पता क्या होती है कि जब आप उतनी ज्यादा स्टेटमेंट दे देते हैं ना, आपको पता होता है यार ये गलत बात है, ऐसे नहीं होने जा रहा है, लेकिन वो कर देते हैं। बट एनीवेज स्टेटमेंट है, रियलिटी है। रियलिटी आपको पाकिस्तान टीम आ जाती नजर आ रही है। देखिए अगर आप मेरे से पूछते हैं क्रिकेट वाइज अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली ये सारा डिपेंड करता है आपकी गवर्नमेंट की क्लियरेंस से। ऑब्वियसली जब आपकी गवर्नमेंट एक स्टांस लेगी तो उस पे यू कांट डू एनीथिंग, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन या एज अ क्रिकेट में कहूँगा लवर में अगर देखता हूँ, वी ऑल वांट टू सी क्रिकेट हैपनिंग स्पेशली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है। रमीज राजा एंड नजम सेठी दोनों की दो अच्छी और दो बुरी बातें क्या है? देखिए नो वन इज परफेक्ट ना। ये मुश्किल सवाल कर दिया ना आपने। आई न्यू इट। नहीं मुश्किल है कि दो अच्छी ढूंढनी मुश्किल हो जाएंगी किसी के लिए। दोनों में सही नहीं जैसे देखिए मैं इसको सिंपल करूंगा कि रमीज के दौर में देखें क्रिकेटर खुश थे और अब के दौर में आप देखेंगे तो आपके सारे साफी खुश हैं। अच्छा, दैट्स अ मेजर डिफरेंस। That's the major difference. इससे आगे नहीं जाते। इससे आगे मैं क्या बात, इससे आगे नहीं जाते। ठीक है ना, आपको इधर उधर से आवाज़ें उतनी नहीं आएंगी, आप तो नहीं आ रही होंगी, आपको नहीं आ रही, शायद आपको अपने चैनल से भी नहीं आ रही होंगी। दैट्स द डिफरेंस। जिसका काम उसी को साझे। ना उम्मीद मैं नहीं कहूँगा। ना उम्मीद है नहीं, ना उम्मीद नहीं। देखें इसमें यह है कि एक जो होता है ना कि आपकी एक बेस एक आपकी कोर बन जाती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली अब वो किसी की मतलब वो जागीर तो है नहीं कि सारी उम्र इसने रहना है, ये सारी उम्र इसने रहना है, ये मैंने रहना है, उसने कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। आई एम ऑलवेज अ बिग बिलीवर कि आपके जो सिस्टम एक चल रहे होते हैं उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं ना, यू वांट टू कैरी देम, क्या वो कैरी करते हैं ना, उसमें जो आप समझते हैं कि इसमें बेहतरी आप ला सकते हैं आप वो लाते हैं, बट नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंजेस कि यार ये पिछले ने किया ना इसको तो हटाऊँ मैं साइड पे करूँ, ठीक है ना। तो आई थिंक हमारी टीम एक बाबर एक ऐसी टीम हमारी बन चुकी थी कि पिछले 2 साल की अब परफॉर्मेंस कोई नहीं देखता ना। मसला ये है कि बस वो ये हो गया वो हो गया है जी, वो साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर देख लें, वो ऑस्ट्रेलिया का देख लें, इंडिया का देख लें, भाई वी वर इन द फाइनल्स। ये टीमें तो पहले राउंड से आगे नहीं गई थी, जिनकी आप मिसाल हमारे ऊपर देते हैं, तो एटलीस्ट हमारी टीम कुछ तो ठीक कर दी है ना कि आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, फिर सेमीफाइनल खेल रहे हैं, आप एशिया कप का फाइनल खेल रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका से सीरीज़ जीत रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आप वनडे सीरीज़ जीत रहे हैं। तो लेकिन वो एक आध सीरीज़ जब आप हारते हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर वो सारा फोकस उस पर चला जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये है। तो मेरे ख्याल में टीम हमारी एक अच्छी शेप अप हो चुकी थी और बाबर वाज डूइंग द राइट थिंग, वो लीड कर रहा था। ठीक है शुरू में उसके कुछ थे, हमें लगा था कि, लेकिन वो 2 सालों में बहुत कुछ इससे सीखा है और उसकी कप्तानी आप वहाँ पे जा रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपको बाबर की कश्ती भी थोड़ी सी इधर होती नजर आ रही है और दैट वुड बी द बिगेस्ट मिस्टेक। इसके अलावा बाकी ठीक है यार, ये चला गया, मैं चला गया, वो चला गया, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो टीम है आपकी, जो कैप्टन है, आपकी जो मेन प्लेयर्स हैं, ठीक है ना, अगर आप 4-4-5-5 करके उनको बाहर बिठाएंगे। अपने पसंदीदा 3 प्लेयर्स आपके कौन से हैं अभी जो टीम है उसमें? फिर मुश्किल हो जाएगा ना। अब 2 साल मैंने सेलेक्ट करता रहा, सबको मैंने सेलेक्ट किया हुआ तो टॉप 3 सिलेक्शन तो हो सकते हैं जिन्होंने और बेहतर परफॉर्म किया, आप एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा परफॉर्म कर दिया हो। देखिए इसमें सबसे जो मैं कहूँगा कि
टेस्ट में देखते हैं अब्दुल्ला शफीक जिस तरीके से वो खेला था, वेरी राइट चॉइस। और बॉलिंग में ऑब्वियसली हारिस है, शाहीन है, देयर सो मेनी, मतलब मैं वो एक नाम लेता हूँ ना, मेरे दिन में सारे अगला साल मुश्किल हो सकता है फिर। आपने उनके सबको सिलेक्ट किया हुआ है, तो कोई एक जिस पे आपको दुख हुआ हो या कभी आपने सोचा हो नहीं ये मुझे ना जरा रिव्यू कर लेना चाहिए था मामला इस प्लेयर पे। देखिए मैं सिंपल में जो असूल था मेरा सिलेक्शन का, एक पॉलिसी थी या क्राइटेरिया था, ऑब्वियसली एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट आपकी, लेकिन यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, आपके एविडेंस कम होते हैं, आप जाते हैं पोटेंशियल के ऊपर, टैलेंट के ऊपर। और अब्दुल्ला मुझे इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है कि वो परफॉर्मेंस के बगैर ज़्यादा पोटेंशियल पे आया था, क्योंकि उस टाइम पे बाकी जो परफॉर्मेंस ऐसी थी नहीं ओपनर्स की, मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ। तो जब आप क्राइटेरियाज को मीट करते हैं तो फिर आपको ये रिग्रेट नहीं रहते हैं, ठीक है ना। बहुत से लोग कहेंगे जी फलाना प्लेयर खेला उसने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, वो जैसे इमरान भट्ट खेला जी उसने कुछ नहीं किया, 6 टेस्ट मैचेस खेला, कुछ नहीं किया, बट ही वाज द हाईएस्ट रन गेटर इन द डोमेस्टिक सीजन, तो ही डिजर्व्ड इट। अब वहाँ जाके नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। लास्ट ईयर इसी तरह एक मोहम्मद अली फास्ट बॉलर थे आपके, वो खेले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेले, इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले थे, उनकी परफॉर्मेंस उसमें नहीं आई, वो इंजर्ड भी हो गए, लेकिन एकदम से ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया। साफ़ी मेरे से पूछ रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मोहम्मद अली आप कहाँ से लेके आ गए। मैंने कहा आप डोमेस्टिक देखा करें, वो 2 साल से आपका हाईएस्ट विकेट टेकर है, आपका बेस्ट बॉलर वो आपका जा रहा है डोमेस्टिक का, ठीक है ना। तो उस तरह जब आप चांसेस देते हैं फिर आपको रिग्रेट नहीं रहती। हाँ दुख आपको होता है कि यार ये लड़का ना मेरे ख्याल में ये और लंबा खेल सकता और था, अच्छा खेल सकता था, लेकिन अब ऐसे रियलिटी यही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का जो प्रेशर है, तो ऑब्वियसली वो हर बंदा उस तरह मैनेज नहीं कर सकता जैसे कि बाबर करता है, या जैसे रिजवान करता है, या बाकी लड़के। कोई नया आया, कोई क्लिक कर जाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन उसमें जो आपने इंट्रो में एक बात शायद आपने की थी उसमें कि अब जितने लड़के आए हैं आपके, ऑब्वियसली ये भी परफॉर्मेंस दे के आए हुए हैं, इनमें कोई लड़का ऐसा नहीं है जो भी ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी खेले, बट वी हैव टू मैनेज देम। अब ये नहीं कि एक सीरीज खिलाई और इनको बिल्कुल सही कर दिया, बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो उनको थोड़ा ख्याल रखना होगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम भाई। वेलकम बैक। आज एक अहम दिन, एक बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, उस पर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवाने का फैसला, इसे गैर आईनी करार दिया गया और हुक्म दिया गया है कि सूबे में इलेक्शन 14 मई को अब करवाए जाएंगे। ये फैसला 3 रुकनी बेंच ने दिया है, जिस पर हुकूमत में शामिल जमातें पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। और वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में भी ये कहा था कि इंतखाबात के बारे में सुप्रीम कोर्ट का जल्दी में दिए जाने वाला फैसला हुकूमत कबूल नहीं करेगी। हुकूमत का मुतालबा क्या था कि इस मामले पर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। बेंच हम देखते रहे, 5 था टूट गया, 4 था टूट गया, 3 रुकनी बेंच फैसला आज आया और अब ये दरख्वास्त जब मुस्तरद की गई और 3 रुकनी बेंच के साथ ही कार्रवाई जारी रखने के बाद अभी फैसला सामने आया। और इस सूरत हाल में मुल्क में जारी सियासी बुरान में मजीद शिद्दत आने का भी इम्कान पैदा हो रहा है, क्योंकि हुकूमत कहते हैं मानेंगे नहीं। ऐसे में अब क्या होगा, इस पर बात करनी बड़ी अहम है। बिल्कुल जी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एंकर पर्सन समर अब्बास, उनसे जरा पूछते हैं। समर, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, नून लीग की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे जितना भी फैसले पर एतराज उठाया जाए, जितना भी तकनीकी एतराज उठाया जाए या कानूनी एतराज उठाए जाए, मेरी नजर में जो भी चीफ जस्टिस आज के दिन होता, बंदयाल साहब के अलावा कोई भी होता चीफ जस्टिस आज, उसने यही फैसला देना था। इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये बहुत अहम पॉइंट है समर, ये बहुत अहम पॉइंट है। सॉरी मैं इंटरप्ट करूं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर फुल बेंच भी होता तो फैसला शायद यही होता है, इसके अलावा ऑप्शन नहीं थी कोई। बिल्कुल ऐसा है कि इसके अलावा ऑप्शन कोई है नहीं है। आप आइन के अंदर रहते हुए जब 90 दिन का टाइम लिखा गया है, उससे आप थोड़ा बहुत आप आगे जा सकते हैं। बेरेस्ट मिनिमम मार्जिन है जो आप उससे थोड़ा आगे जा सकते हैं। और ये जो 14 मई की तारीख भी दी गई है, वो इसीलिए दी गई है कि पहले इलेक्शन कमीशन ने जो 30 अप्रैल का शेड्यूल था वो 22 मार्च को मुअत्तल कर दिया था, इंतखाबी शेड्यूल सारे का सारा। तो 22 मार्च से आज तक 14 दिन तकरीबन बनते हैं। तो उन 14 दिनों को कवर करके जो उन्होंने कहा जो 14 दिन का नुकसान हो गया है कैंपेन का, इंतखाबी शेड्यूल के ऊपर अमल दरामद का, तो वो 30 अप्रैल से आके 14 दिन करके वो 14 मई कर दिया गया है। लेकिन मुझे फिर भी इस सारे कुछ के बावजूद मुझे बड़ी ये अनफॉर्चुनेट बात है कि हम एक आईनी जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हुए मुझे ये बात करनी पड़ रही है कि मुझे अभी भी इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे 14 मई को। जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी क्लियर एक उन्होंने अपनी पोजीशन वाजे कर दी है कि ये फैसला काबिल अमल नहीं, इसलिए वो इस फैसले को इस पे अमल दरामद भी ज़्यादा नहीं करेगा, वो इसे काबिल अमल नहीं कह रहे। और मरियम नवाज तो 2 हाथ जरा आगे जाके वो कह रही है कि पार्लियामेंट को एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के इस यकतरफा फैसले के ऊपर। वो ये कह रही है कि सिर्फ फैसले पर अदम एतमाद करना या फैसले के हवाले से ये कहना कि मैं फैसला काबिल कबूल नहीं, इतना काफी नहीं है। समर, ये सारे बयानात तो सामने आ ही रहे, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत का अब अगला लाएअमल क्या होगा?
देखिए, एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले हफ्ते इशारा दे दिया था कि वो 3 जजेस जो कि बेंच के अंदर बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके खिलाफ वो रेफरेंस मूव करने की बात भी कर रहे थे सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में। मुझे वो वाला ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट उस तरफ जाएगी, उसका चांस बहुत कम है। जो करना है गवर्नमेंट ने, कल भी इन्होंने सदर आरिफ अलवी साहब से वफाकी काबीना ने ये मुतालबा किया था कि आप जो इलेक्शन जो एक अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस्लाहात का एक बिल पास किया गया था पार्लियामेंट की तरफ से, उन्होंने कहा कि इस पे सदर साहब फौरी तौर पे बिल पर दस्तखत कर दें, क्योंकि सदर साहब के पास ऑप्शन है कि वो 20 दिन तक इस बिल को रोक सकते हैं, पहले 10 दिन एक दफा और 10 दिन बाद में। इसीलिए गवर्नमेंट ने 10 अप्रैल को पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन भी बुला रखा है। वो चाहते हैं कि जो ही ये बिल पास हो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके फौरन बाद से वो अपील करने का उनके पास इख्तियार आ जाएगा। तो वो फिर अपील गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और अपील अगर करती है तो अपील के अंदर ऑब्वियसली उन्हें ये लगता है कि चूंकि ये 3 जजेस जिन पे एतराज था गवर्नमेंट को, ये 3 जजेस उस बेंच का ऐसा नहीं होंगे। जब ये अपील होती है तो अपील 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया है तो 3 से ऊपर 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बनेगा, और उसमें ये जजेस शामिल नहीं होंगे जिन्होंने पहले फैसला दिया है। तो जिन जजेस पे गवर्नमेंट को इतराज है वो जज उस ऑब्वियसली अपील सुनने वाले बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन दोबारा से मैं यही बात करूंगा कि वो उन 5 जजेस का भी बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि पहले जो जजेस बेंच से अलग हुए थे, 9 रुकनी बेंच से 7 हुआ, 7 से 5, 5 से फिर 4 और 4 से 3 हुआ। उन जजेस ने भी बेंच से अलहदगी टेक्निकल बेसिस पे की थी। पहले 2 जजेस ने कहा था कि पोजीशन ये ली थी कि चूंकि ये मामला हाई कोर्ट के अंदर जेर बहस था तो सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नहीं लेना चाहिए था। वो अज खुद के ऊपर जो है एक टेक्निकल इतराज था जजेस का। जो आइन की एक जो स्कीम है कि 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, या फिर कोई असम्बली तहरील हो गई है, अवाम को उनका हक है जो राय दही का वो मिलना चाहिए, तो उस पर तो मुझे नहीं लगता कोई भी जज जो है वो एक पोजीशन ले सके। उस पर सबको जो है आइन के साथ चलना पड़ेगा। तो तकनीकी एतराज की अब गुंजाइश किसी के पास नहीं होगी। अगर आएगा मामला किसी जज के सामने तो उसे ऑन द मेरिट आइन के स्कीम को देखते हुए उसने उसके ऊपर फैसला करना। मुझे नहीं लगता कि अपील के अंदर जाके भी कानून को ज्यादा फायदा मिल सके। लेकिन ये जो है मुझे लग रहा है एक लड़ाई सी है वो जारी रहेगी, और एक बहरान जो है आईनी बहरान, सियासी बहरान नजर आ रहा है। जी हाँ समर, लेकिन अब इसमें आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जिक्र किया, इसका मतलब 10 अप्रैल के बाद चीज़ें कुछ वाजे हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये सवाल करेंगे, हुकूमत कहते हैं ख़जाना खाली है, और वो बात सिक्योरिटी मसाइल को भी का जिक्र भी करती है। अब ऐसे में क्या ये वाकई जो हुकूमत की बात है कि पैसा नहीं है, नहीं दे सकते, ये इसकी वेटेज कितनी है? देखिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब सवाल चल रही थी तो रिमार्क्स के अंदर भी आया था, जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए थे कि पैसे नहीं है तो आप अरेंज कर सकते हैं। हम PSL का जिक्र भी किया गया था, पे कट लगा लें। और पीटीआई भी वैसे आजकल बड़ी बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने सैलाब के लिए दीगर कई मौके पे बड़ी टेलीथॉन्स की थी, तो कह रहे हैं इलेक्शन के लिए भी एक टेलीथॉन इमरान खान कर सकते हैं। इस तरफ चाहिए वो इकट्ठे करके दे देंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों से। अब ये ऑप्शन तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट के पास जब निकालना हो तो ऑप्शन निकल आता है। मसला ये है कि मसला ना इस वक्त पैसे का मसला है, ना इस वक्त सिक्योरिटी का मसला है। आज अगर नून लीग को ये पता हो कि इंतखाबात होंगे और इंतखाबात उन्होंने जीतने, तो फिर पैसे भी आ जाएंगे, फिर सिक्योरिटी का मसला भी हल हो जाएगा। और समर, एक पॉइंट और भी है इसमें। अब क्योंकि आज के फैसले के बाद हमें चीज़ें कुछ वाजे नजर आई ना, ज़रा पीटीआई तो कह रही है कि अब इलेक्शन होने चाहिए उस डेट को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है। लेकिन इससे पहले एक फ़ज़ा बन रही थी, एक माहौल बन रहा था मुज़ाकरात का, जिसमें खान साहब ने कहा मैं खुद तो नहीं जाऊँगा, लेकिन बहरहाल मुज़ाकरात का एक माहौल बन रहा था। वो माहौल आपको ख़त्म होता दिखाई दे रहा है आज के बाद? देखिए, बैक चैनल राब्ते कभी भी मुनक़ता नहीं हुए गवर्नमेंट के और तहरीक इंसाफ के दरमियान, वो आज भी जारी होंगे। वो पिछले हफ्ते भी मुलाकातें हुई थी अयाज सादिक साहब के साथ, परवेज खटक साहब की, दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये जो बैक चैनल मुलाकातें वो जारी रहती हैं, लेकिन वो किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रही। सदर साहब ने भी कोशिश की, इसहाक डार साहब के थ्रू एक चैनल चला था, फिर ये जो नीचे पार्टी के लेवल पे वो राब्ते भी जारी रहे हैं, लेकिन उन राब्तों में कोई नतीजा खेज चीज आगे निकल नहीं पा रही। चूंकि PMLN जो है वो कुछ भी हो जाए, मुज़ाकरात आपने किस चीज पे करना है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक ही उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप इंतखाबात करवाएं मुल्क के अंदर। इंतखाबात PMLN करवा नहीं सकती मुल्क के अंदर। मसला यही है ना सारा, कि वो इंतखाबात में जाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उन्हें अपनी सियासी बका का मसला। और सनाउल्लाह साहब ने वैसे भी अपनी पार्टी की पॉलिसी ना चाहते हुए भी उनकी जुबान पे आ गई थी कि या इमरान बिल्कुल हमारी बका का मसला है, तो उनकी बका उन्हें एट स्टेक नजर आ रही है। इंतखाबात अगर होते हैं तो सर्वेज भी आ रहे हैं, वैसे भी आपको क्लियरली एक नजर आ रहा है ट्रेंड भी, जो ज़िमनी इंतखाबात भी हुए, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इंतखाबात होते हैं वो बड़े क्लियर मार्जिन के साथ पंजाब भी और सेंटर के अंदर भी गवर्नमेंट बनाने में और KP के अंदर भी गवर्नमेंट बनाने में बड़ा क्लियरली कामयाब हो जाएगी। तो PMLN को वो चीज नजर आ रही है, इसलिए वो इंतखाबात में नहीं जाएंगे, ना वो मुज़ाकरात करेंगे, ना वो फैसले को मानेंगे।
ठीक है समर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद। शोएब, ब्रेक पे हमने जरूर जाना है एक छोटी सी बात, वो ये कि पहले हम देखते थे कि अगर कोई मसला होता था तो सियासी जमातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती थी कि कोर्ट से एक फैसला आएगा, लेकिन आज हमने ये देखा कि कोर्ट के फैसले पर भी इख्तलाफात स्टार्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं कि हम इससे मुतफिक नहीं हैं, तो अब ये फैसले कहाँ होंगे, ये एक सवालिया निशान है अवाम की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। पढ़ते हैं जी एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आएंगे तो अगले सब्जेक्ट की जानिब हम बढ़ेंगे। तो ये हमारे साथ रमज़ान और हम। वेलकम बैक जी, रमज़ान और हमें खुश आमदीद कहेंगे आपको। अब ज़रा उस मसले की बात करते हैं जो कि एक्चुअली मसला है बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली कराची वालों के लिए, और वो मसला है अमन व अमान ना होने का मसला। अमन व अमान जो है कराची में बिल्कुल भी नहीं है, सूरत हाल तशवीशनाक है और हम जो है इसके बारे में बात भी करते आ रहे हैं। कल भी हमने जिक्र किया कि कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से अमन व अमान बरकरार रख सके, लेकिन फिर भी क्यों अमन व अमान बरकरार नहीं रखा जा रहा। एक और वाकया हुआ शोएब, मैं चाहूंगी कि वो भी हम नाज़रीन को बताएं, सोशल मीडिया के थ्रू सबको ऑलरेडी पता तो होगा, लेकिन आज हम मुलाकात भी आपकी करवाएंगे। बिल्कुल, ये वो वाकया जिसमें एक दुकानदार लुट रहा था, लेकिन शायद उसने अपने आप पर काबू रखा और उसने पोज रखा और पिस्टल थी, फायर की और वो डाकू वो जान से चला गया। लेकिन इस पर हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि ये जो कराची वाले हैं, क्या अब इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रही? क्योंकि अब लोग ज़रा अपने पास आर्म्स तो रखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि बहुत से लोग कई दफ़ा लुटे, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे कई वाक़यात भी देखने में आए कि जब जो शहरी उन्होंने खुद से कानून को हाथ में भी लिया, क्योंकि ऑप्शन उनके पास कोई नहीं है। ये वाकया हुआ जी मलीर में, और वहाँ पर एक दुकानदार को लूटा गया, लूटने की कोशिश की गई, और जैसे ही डाकू एंटर हुए तो हमने यहाँ पे आपको फुटेज भी दिखा रहे थे, सीसीटीवी फुटेज जो मौसूल हुई थी, और उसमें जो दुकानदार थे उन्होंने डाकू को फायरिंग करके हलाक कर दिया वहाँ पर। सो लूटमार से तो बच गए, लेकिन डेफिनेटली जान गई, डाकू की गई। डेफिनेटली अपनी सेफ्टी के लिए कोई ना कोई इकदाम हर किसी को लेना पड़ जाता है। सो जनाब उन दुकानदार से आज मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने ये स्टेप लिया। मोहम्मद नसीम इनका नाम है, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि उस वक्त क्या सूरत हाल थी, क्या कोई और ऑप्शन नसीम के पास नहीं बचा था। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद नसीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नसीम साहब, सबसे पहले तो उस वाकये के बारे में हमें थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि एक्चुअली हुआ क्या, किस टाइम पे ये हुआ, वक्त क्या था उस टाइम पे, क्या लोग उस वक्त मौजूद थे, माहौल क्या था? देखिए ये 27 अप्रैल का जो 27 मार्च का वाकया है कि नॉर्मली हम हमारे सीसीटीवी कैमरे सारे लगे और डिफरेंट एंगल से हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो हमें बताया गया जी ऐसे 5 लोग जो है वो एक 3 बाइक पे, एक मोटरसाइकिल पे और दूसरी बाइक पे जो है वो 2 लोग जो है वो दाखिल हुए हमारे काउंटर सेल्स एरिया में, जहाँ पे हमारी सेल्स हो रही होती हैं। तो हमें बताया गया, तो हमने अपने लाइसेंस जो वेपन है वो लिए, और हमने आपने वीडियोस में देखा होगा कि हम अंदर से देख रहे थे जी कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं। तो हम एक्चुअली पहले भी डसे हुए थे इनके, तो इस दफा हमारे पास उनका कंफर्ट जोन था, तो हमने कहा जी इस दफा इनको हमने जो है वो एक भरपूर इन पे अटैक करना है और इनको इंशाल्लाह कामयाब नहीं होने देना। अच्छा, ये जो आपने कहा कि पहले भी ऐसा कोई वाकया हुआ, वो कब हुआ? हम ये देखते हैं कराची के से मुताल्लिक बहुत से लोग कई बार लुटते हैं, चूंकि आपने भी कहा ना कि चूंकि पहले लुट गए थे इसलिए इस बार आप तैयार थे। जी जी जी। अच्छा, इससे पहले कोई नवंबर 2021 का वाकया है। अच्छा, पुराना वाकया। उसमें भी एक बड़ी रोबरी हुई और काफी मुझसे डिस्टर्ब रहे। और आपको पता है, मैं हैरत तो इस बात पे होती है कि ये अरेस्ट होते हैं और बस कुछ ही महीनों बाद दोबारा वो रोड पे आ जाते हैं। अब जैसे इनको भी अरेस्ट किया गया, तो आप इनकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री देखें या रिकॉर्ड देखें तो इन पे भी बहुत सारे FIRs पहले भी हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इन पे पहले के FIRs भी हैं, सारी चीजें, तो फिर इनको क्यों मतलब रिहा किया जाता है जेल से? बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बड़ा अहम पॉइंट है। लेकिन मैं फिर उस वाक़े पर आऊंगा जिस वक्त आपने कहा, चूंकि आप अंदर मौजूद थे, आप CCTV कैमराज में देख रहे थे कितने लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ पर आए हैं, कहाँ गए हैं, फिर आप बाहर निकले, लाइसेंस वेपन आपके पास था। उस वक्त अपने आप पर काबू रखना कितना जरूरी होता है, कितना कंपोज रहना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे और लोग भी हैं, आपने फायर करने किसी और को लग सकती है, खतरा होता है। देखिए ये तो रिस्की काम है जो हमने किया ना। देखिए पहले तो मैं ये कहूँगा कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, बिजनेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ देना, ये रियासत की जिम्मेदारी है। बेशक है, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। लेकिन जब रियासत इन चीज़ों से हाथ उठा लेती है या उनकी तरफ से जो एक रिस्पॉन्स अवाम को हिफाजती उसके लिए मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो देखिए हम भी तो पिछले 2-4 दफ़ा इनसे
डसे हुए तभी हमने ये एक्शन लिया कि अब जो है ना इनको जाने नहीं देना। और मैं ये बताऊं आपको कि जब मैं अंदर एक ऐसा हमारे एक गिलास लगा था काउंटर में, शीशे का दरवाजा, जिसमें वन विजन जो है वो एक जिसमें हम अंदर से देख रहे थे, लेकिन बाहर वालों को नहीं पता था कि हम उनको अंदर से देख रहे हैं। अच्छा। जी हाँ। और हमारे लिए डिसीजन लेना इसलिए आसान इसलिए भी था कि हम पहले तो आप अगर वीडियो में आप देखें तो पहले वेपन लेके भी मैं काफी देर, मतलब 15 से 20 सेकंड, जो कि इस वक्त के लिए बहुत बड़ा टाइम होता है ये, मैं देख रहा था कि किस तरह इन पर अटैक किया जाए। लेकिन जब मैंने देखा कि राइट पे सारा काउंटर स्टाफ है और लेफ्ट पे सारे हमारे कस्टमर्स हैं, तो जैसे ही वो सेंटर में आया तो फिर हमने मुनासिब समझा कि अब इन पे अटैक करें। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ने, जैसे अल्लाह ने हमारी कामयाबी दी और अल्लाह ने हमारी मदद की, तो एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स था हमारी तरफ से, जो हम इसमें जो है ये हमने कर दिया। अब मारना ही क्यों मुनासिब लगा कि उसको मार ही दिया जाए? जख्मी भी किया जा सकता तो उस टाइप पे कि जख्मी करके पुलिस के हवाले भी कर दिया जाए, गिरफ्तार करवा दिया जाए। हो सकता है कि ये पूरा गैंग हो तो उसके इनकी वजह से वो गैंग भी पकड़ा जाए, तो मारने का ही ख्याल क्यों आया दिमाग में? देखिए, मैं आपके सवाल में ही आपको जवाब देता हूँ। आपने कहा ना कि इनको ऐसा क्यों होता है कि हम इनको मारने पे तरजीह देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि उनके साथ जब हम उन पे अटेम्प्ट करते हैं तो वो कभी भी नहीं सोचते कि हमने इनको इंजर्ड करना है। तो वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, आप कराची के मतलब यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में कहीं भी आप जाके देखें, कितने ऐसे वाकयात रोनमा हुए जिनमें वो 100 रुपए के लिए या 1000 रुपए के मोबाइल के लिए वो लोगों को मार के चले जाते हैं। और देखें, दूसरा सवाल जो आपने कहा कि इनको मारना ही क्यों मुनासिब समझते हैं, अब मैं इसकी एग्जांपल अपने इस इंसिडेंट से मैं आपको देता हूँ कि आज इसको अरेस्ट हुए हुए जो दूसरा इंजर्ड था, जिसको हॉस्पिटल से मतलब अरेस्ट किया गया, उसको पकड़े हुए भी तकरीबन चलें कुछ दिन हॉस्पिटलाइज रहा, उसके बाद भी वो कितने दिन से वो पुलिस के मतलब कस्टडी में है। लेकिन टिल टुडे जो बाकी इनके लोग हैं, 3 लोग, जाहिर है ये सिर्फ 5 लोग तो नहीं होंगे, इनका पूरा गैंग होता है 20 लोगों का, 50 लोगों का, डिफरेंट एरियाज में डकैती कर रहे होते हैं और हर तरफ इनका एक खौफ छाया हुआ होता है। तो देखिए ना, अभी भी इनको पकड़ने के बाद एक हमने एक मर गया मौके पे, दूसरा जख्मी हालत में पकड़ा गया, लेकिन अभी तक भी कोई तीसरे की इतला नहीं है कि जी उन तक पुलिस पहुंची, जबकि हमारे सिस्टम सारा कुछ है। हम चाहें तो मेरा ख्याल इनको पकड़ना कोई बड़ा कोई काम नहीं है। जो हमारी एजेंसीज हैं, जो हमारी पुलिस है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है, और बल्कि मैं आपकी तवज्जो से डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कराची से भी मैं अपील करता हूँ कि इस पे जो है फौर एक्शन लिया जाए और पर्सनली इन चीजों को मॉनिटर करें। और जो बाकी लोग हैं जो भागे हुए हैं या इनके गैंग के जो लोग हैं, अगर एक दफा भी इनको पकड़ के प्रॉपर सजा दी जाए, कोर्ट से ये लंबे अरसे के लिए जेल चले जाएं, तो मैं समझता हूँ कि इनका दोबारा इस तरह का डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये आपने ये डिसीजन इस वजह से लिया क्योंकि आप सिस्टम से नाउमीद थे कि ये पकड़े जाएंगे, हो सकता है दोबारा रिहा हो जाएं, तो वो नाउमीदी थी। कराची के लोग इस स्टेज पर अभी पहुंच चुके हैं। देखें, आप मुझसे बेहतर चीजों को समझते हैं। मेरा तो पहला इस तरह का इंसिडेंट है जो मेरा मीडिया से इस तरह ताल्लुक है, लोग मुझसे पूछ रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल चीजें देखें, आप हमारे कोर्ट का सिस्टम देखें, आप हमारे पुलिस का सिस्टम देखें, तो कितने लोग हैं जो पकड़े जाते हैं और 1 से 2 महीने के अंदर, मतलब मुझे नसीम साहब एक चीज़ और भी आ जाती है कि जब पुलिस वालों से सवाल किया जाए, वो चाहे कराची हो कोई और शहर हो जहाँ पर भी इस तरह के स्ट्रीट क्राइम होता है, वो कहते हैं जब भी किसी को पकड़ते हैं तो लोग केस को परस्यू नहीं करते, FIR तो कटवाते हैं, बाद में परस्यू नहीं करते, और जब परस्यू नहीं किया जाता केस, इसलिए वो रिहा हो जाते हैं। ये एक बड़ा मसला ज़रूर हमारे सिस्टम में है कि लोग परस्यू भी नहीं करते। देख, परसों क्यों नहीं कर रहे हैं, एक सवाल ये भी पैदा होता है ना कि उनको प्रोटेक्ट ही नहीं किया जाता गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, ये जिन्होंने मुश्किल से पकड़ कर वो पुलिस के हवाले कर देते हैं। आगे से हमारा सिस्टम ऐसा है कि तो नसीम साहब, यानी इस इंसिडेंट के बाद आपको खतरा महसूस होता है? जो कि देखें कुछ उसके साथी फरार हैं, आपने साथी मारा है उनका, तो खतरा भी है, इसको भी आप लोग देख रहे हैं? पुलिस वाले आपके साथ ताउन करें, सिक्योरिटी फराहम की जा रही है? अभी देखिए, इन्होंने फिलहाल तो मैं टेम्परेरी एक पुलिस का जवान इन्होंने हमें दिया है। मैंने पहले भी मीडिया के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट की है जो है डीआईजी कराची ऑपरेशन से और आईजी सिंध से कि हमें मुस्तकिल तौर पर कम से कम 2 जवान दिए जाएं, क्योंकि हम अपने जान पे रिस्क लेके हमने इतना बड़ा काम किया है। तो अब मैं ये समझता हूँ कि रियासत की जिम्मेदारी है अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़, उनके माल और जान को तहफ़्फ़ुज़ देना। जी हाँ, जी हाँ, बेशक। कोई पैगाम देना चाहेंगे सर उन तमाम दुकानदारों को, उन तमाम शहरियों को जो आए दिन लुटते हैं? जिस तरह देखिए, आपने अगर लाइसेंस वेपन रखा भी था, आई एम श्योर आपके पास ट्रेनिंग भी होगी, आपके पास एक्सपर्टीज़ होंगी, तभी आपने ये स्टेप लिया, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी। लेकिन ज़ाहिर लोगों के पास ना वेपन होता है, लाइसेंस वेपन भी कुछ लोगों के पास नहीं होता, और फिर पता भी नहीं होता कि उसको चलाना कैसे है, जिसकी वजह से हादसा हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई पैगाम देना चाहेंगे आप?
देखिए, मैं तो एक तो ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब आप कंफर्ट जोन में हो तो आप बिल्कुल अटैक, आपका राइट है, आप करें। ठीक। और दूसरा मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम दुआओं का भी एहतमाम करें, क्योंकि हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है। बेशक। हमारे इस्लाम में ऐसी दुआएं सुबह शाम की, ख़ास तौर से दुआए अनस के बारे में आता है कि जो उसको पढ़े सुबह या शाम, अल्लाह पाक अपने गैब से इंशाअल्लाह उसकी हिफाजत फरमाते हैं। और बस यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और ये कि जब इनको मौका मिले तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे हमने डिसीजन लिया, हमने एक इन पर अटेम्प्ट किया, ये करना चाहिए। जब तक अवाम खुद अपने जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के एक्शन नहीं लेगी, तो मैं गवर्नमेंट से हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें नहीं हैं। ठीक, शुक्रिया नसीम साहब, साथ मौजूद थे। और ये बात है कि कंफर्ट जोन में अगर हैं तो अगर आप कंफर्ट जोन में नहीं है, पैनिक नहीं करना। ऐसे किसी भी सिचुएशन में खुदा ना खास्ता अगर पैनिक किया जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। बिकॉज हमने सभी ने देखा वहाँ पर कि आप अगर गन सिर्फ निकालें या दिखाएं और अगला फायर कर दे, आपकी जान से बढ़ के कुछ नहीं है। तो सबसे पहले अपनी हिफाजत है, अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने जो भी आपके आसपास लोग हैं उनकी हिफाजत, और फिर आप अगर अटैक कर रहे हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि किसी को करते देखा तो अब आपने भी वैसा ही करना है। अपनी जान सबसे पहले है। लेकिन रियली होप कि सिचुएशन बेहतर हो जाए किसी तरीके से, कि इस तरह की नौबत ही ना आए। क्योंकि किसी के बारे में भी हम ऐसी अगर खबर शेयर कर रहे होते हैं तो यकीनन उन्होंने भी मजबूरन ये स्टेप लिया, तो डेफिनेटली हम सबको मुश्किल होती है खबर शेयर करते हुए भी, इस पर डिस्कशन करते हुए भी। बढ़ते एक ब्रेक की जानिब जी, और ब्रेक से वापस आएंगे तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। रहिए हमारे साथ, रमज़ान और हम। वेलकम बैक। रमज़ान और हम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और पाकिस्तान में सेहत के शोबे की बात करते हैं। यूँ कहना चाहिए कि लगता है कि हर वक्त हमारे सेहत का शोबा हुकूमती तवज्जो का मुंतज़र ही रहता है। ऐसा इंतज़ार करता है जो ख़त्म ही नहीं होता। और इसीलिए कई कदम ऐसे जो हमारे हेल्थ सेक्टर ने ख़ुद उठाए हैं, जिसमें एक बात हम ज़रूर करेंगे, मुफ्त इलाज मुआलजे की सहूलियात की, जिसमें एक बड़ा नाम है इंडस हॉस्पिटल का, कि पाकिस्तानियों को मुफ्त इलाज फ़राहम किया जा रहा है। और मुफ्त मरीज़ों का जो इलाज है, जब उसकी हम बात करते हैं तो मैकेनिज़्म क्या होता है और इंडस नेटवर्क, इसका दायरा कार किस तरह फैल रहा है, इस सब पर बात करेंगे। हेड ऑफ यूरोलॉजी इंडस हॉस्पिटल एंड नेटवर्क हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शुएब, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले जानना चाहेंगे एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट इंडस हॉस्पिटल, कब से आगाज़ हुआ, कहाँ तक पहुँच चुका है, किस तरह इलाज होता है, कितने पेशेंट्स आप डेली डील करते हैं? जी शुएब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो इंडस हॉस्पिटल है, जब ये स्टार्ट हुआ था तो एक ख्वाब था डॉक्टर अब्दुल बारी का, 2007 की बात है। तो 2007 में ये स्टार्ट हुआ इंडस हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल था जो कि सिर्फ 150 बेडेड हॉस्पिटल था, 150 बेड थे। तो ये एक ड्रीम था कि कराची जैसे शहर के लिए एक ऐसा अस्पताल बनाया जाए जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो और सब जो मुस्तहक मरीज़ हैं उनका इलाज किया जाए एक अच्छे मयार के मुताबिक, जिसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ केयर। तो ये अस्पताल जब शुरू हुआ 2007 में तो सिर्फ 150 बेडेड हॉस्पिटल था और विद द टाइम ये आस्ते आस्ते एक्सपेंड हुआ। इस टाइम पे हमारे पास ये 300+ बेडेड हॉस्पिटल है जो कि कोरंगी कैंपस में है। और इसका जो हमारा जो मेन मकसद है हॉस्पिटल का, वो ऐसे मुस्तहक मरीज़ों जो ज़कात के एलिजिबल हों या डोनेशन पे हम उनका इलाज करें और एक मयारी जो है वो उनका इलाज हम उनका कर सकें। हमारे पास जो हॉस्पिटल है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल है जो कि अभी इंडस हॉस्पिटल के नाम से कोरंगी कैंपस में है। हम हॉस्पिटल में मरीज़ों को यूजुअली जो कि मरीज़ हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारे पास कैश काउंटर नहीं है, इट्स वन ऑफ द यूनिक एक हमारे पास एबिलिटी है कि हमारे पास कोई कैश काउंटर नहीं है और हम हर मरीज़ का जो इलाज है वो बिना ऐसे इन्हीं तफ़र्क के, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो भी मरीज़ हमारे पास आता है, मरीज़ का एक कार्ड बनाया जाता है जिस पे हम मरीज़ को रजिस्टर करते हैं। उसके बाद हम मरीज़ का जिस मरीज़ को जो भी तकलीफ़ होती है उसको पहले हम फ़िल्टर क्लिनिक में भेजते हैं। फ़िल्टर क्लिनिक में मरीज़ फ़िल्टर हो जाता है कि भाई मरीज़ को अगर दिल का मसला है, गुर्दे का मसला है या आँख का मसला है, कान का मसला है, तो उस तरह से हम मरीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं और फिर उसके बाद वो कंसल्टेंट की तरफ रेफ़र किया जाता है और फिर मरीज़ का इलाज किया जाता है। तो ये हमारा हॉस्पिटल इस टाइम पे हम 300+ बेडेड हॉस्पिटल काम कर रहे हैं और हमसे सबसे बड़ा जो शोबा इस वक्त हम काम कर रहे हैं वो बच्चों के कैंसर पे काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का समझे कि सबसे बड़ा जो सेंटर है जो बच्चों के कैंसर का, वो हम इंडस हॉस्पिटल कराची में हम अब डील कर रहे हैं उनको। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका जो लाहौर का सेटअप है उसके बारे में थोड़ा हमें इलाबोरेट करें।
जी जो लाहौर में, क्योंकि हमारा जो पूरा हॉस्पिटल्स जो है वो अभी इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क के हिसाब से हमने इसका नाम अभी चेंज किया है, क्योंकि हमारे पूरे पाकिस्तान में 14 हॉस्पिटल्स हैं जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी का मकसद ये होता है कि उसमें तमाम शोबाजात हों, हर मरीज़ का इलाज किया जाए, उसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी कहते हैं। तो जो लाहौर का जो कैंपस है वो समझे कि हमारा अभी सेकंड मोस्ट जो है बड़ा सेटअप है, जो करशी QNSF के नाम से है, उसको हम जुबली टाउन लाहौर में ये बड़ा हॉस्पिटल है। इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह ये 600 बेडेड हॉस्पिटल है, 600 बेडेड। इस टाइम पे हमने 100 बेडेड फंक्शनल कर दिए हैं। विद द टाइम इंशाल्लाह ये भी 600 बेडेड पे चला जाएगा, और ये सब आप लोगों की जो है वो ज़कात और डोनेशन पे सारे काम हो रहे हैं। सर क्या कोई पॉलिसी भी है कि नो रिफ्यूज़ल टू एनीवन? जी शुएब, बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी मरीज़ हमारे पास इवन इमरजेंसी में आता है, क्योंकि हमारी इमरजेंसी 24/7 होती है, तो कोई भी पेशेंट आए इमरजेंसी में, वो इमरजेंसी के थ्रू हम उसको ट्रीट करते हैं। जिनको ज़रूरत होती है, जो कि रियली नीडी पेशेंट हमें लगता है, वी ऑब्वियसली सी द पेशेंट। हम देखते हैं कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी के थ्रू हम उनको एडमिट करते हैं। जो पेशेंट इलेक्टिव होते हैं, जिनको हल्का सा बुखार या ऐसी कोई चीज़ है, तो हम उसको फ़िल्टर क्लिनिक के थ्रू फिर हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। तो हमारी कोई पॉलिसी नो रिफ्यूज़ल है। जो भी पेशेंट आएगा, आइदर इमरजेंसी के थ्रू है, आइदर OPD के थ्रू है, वी ऑलवेज ट्रीट द पेशेंट। ये हमारा है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब बहुत सारे लोग क्योंकि ज़कात भी देते हैं, तो जिन पेशेंट्स को आप ट्रीट करते हैं, तो किस तरह से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इस मरीज़ को ज़कात के पैसे से ट्रीट करना है और इस मरीज़ को जो बाकी के डोनेशंस है उन पैसों से ट्रीट करना है? जी ये बहुत एक जो है ना वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग जो हमारे पास आते हैं वो कहते हैं भाई ये ज़कात के पैसे हैं तो हम ज़कात के एलिजिबल नहीं हैं। ऑब्वियसली हमारे पास जो तकरीबन अगर हम एक अंदाज़ा करें तो 75% जो हमारे पास जो पेशेंट होता है वो ज़कात एलिजिबल होता है। इट मीन्स तो पेशेंट्स दे आर वेरी पुअर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो जब भी पेशेंट हमारे पास फ़िल्टर क्लिनिक में आए या इमरजेंसी के थ्रू आए, तो उनका कार्ड बनाया जाता है और एक छोटा सा एक इनको से हम जैसे कहें कि एक इंटरव्यू लिया जाता है, जिससे पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि उसकी माली मदद क्या, माली उसकी हालात क्या है, उसकी जो है वो मंथली उसकी इनकम क्या है, उसके घर में। जी बिल्कुल, और घर में उनके कितने अफराद रहते हैं, कितना का वो उनको जो है वो उनकी जो ख़र्चा है, उस हिसाब से फिर हम जब लगता है कि ये पेशेंट ज़कात एलिजिबल है, तो फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि भाई आप ज़कात के एलिजिबल हैं, आपका जितना भी खर्चा होगा ज़कात के थ्रू होगा। ऑब्वियसली जो पेशेंट ज़कात के एलिजिबल नहीं होते वो थ्रू डोनेशन और हमारे जो दूसरी जो रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू वो ट्रीट किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली वी हैव अ वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कि ये डिफरेंशिएट करता है। तो ये हमारा मेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। सर लास्टली अगर आप कुछ कहना चाहें इन टर्म्स ऑफ अपील डोनेशंस के लिए, और एनी पॉइंट यू हैव मिस्ड? जी शुएब, ये कहूँगा कि हमारा इंडस हॉस्पिटल विद द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपांड किया है, और आप लोगों की वजह से ही जो है, आप लोगों की मदद की वजह से ही हम आगे चले हैं। इनके बगैर तो कुछ भी नहीं है। और ये है कि पाकिस्तान में जो है ना सबसे ज़्यादा ज़कात और ये डोनेशन दी जाती है। फिलैंथ्रोपिस्ट का काम सबसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम जो है वो 1350 बेडेड हॉस्पिटल पे जा रहे हैं, जो कि न्यू बिल्डिंग बन चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक ग्रे स्ट्रक्चर बन चुका है, लेकिन स्टिल हमारे पास बहुत सारा हमें जो है वो माली मदद की कहें कि हमें ज़रूरत है। और ये अस्पताल आप लोगों के लिए बनेगा और आप लोगों की ही इसमें इलाज होगा। बेशक। और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, 2007 से 15 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, और यही चीज़ें हैं, और आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं और आगे खिदमत करते भी रहेंगे। अल्लाह सर ये जज्बा भी कायम रखे। टोल फ्री नंबर्स होते हैं, अगर कोई कराची से बिल्कुल सर टोल फ्री नंबर्स भी हैं, और आपने ज़रा शेयर भी किया। अगर जी आप बात मुकम्मल कीजिएगा सर। जी वो 02111 जी 021111180 जो नंबर है वो टोल फ्री नंबर है। अगर कोई इससे कॉल कर सकता है तो कर सकता है। वैसे जो है वो जो आप इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, तो हमारी जो है वो वेबसाइट indushospital.org.pk है, और इवन आप जो है वो डोर स्टेप पे भी आपके कलेक्ट किया जा सकता है। पाकिस्तान के किसी भी बैंक में जाके आप जो है IHN जो हमारा जो इंडस हॉस्पिटल हेल्थ नेटवर्क के नाम पे आप जो है चेक डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। ये ऑल ओवर इट्स अ वेरी ईजी इजी प्रोसेस है, और इस तरह से मदद की जाए कि वो फिर पहुंच जाए उस मरीज तक जिसको आपकी उस मदद की ज़रूरत है। नो डाउट
इंडस हॉस्पिटल कई बार खुद भी विजिट किया है, बहुत अच्छा काम वहाँ पर हो रहा है, वो चाहे बच्चों के कैंसर से मुतालिक बात हो और वो चाहे फिर हम ऐसे इश्यूज़ भी देखते हैं जिसमें बच्चों की थेरेपीज़ हो रही होती हैं, वो भी इंडस हॉस्पिटल में हो रही होती है। सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे और इस पर गुफ्तगू करते हैं। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। रमज़ान और हम में कहेंगे खुश आमदीद। पंजाब होगा साफ, इसके लिए एक बड़ा कदम लिया गया और वो ये है कि किसी ने अगर कचरा फेंका तो 1000 रुपये का जुर्माना होगा। घर के बाहर, गली के बाहर कचरा फेंकने वालों को अब सज़ा मिलेगी। सज़ा क्या है जनाब? जुर्माना देना पड़ेगा। ये पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला किया और इसके लिए बात करेंगे। मौजूद है हमारे साथ वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, मैं खैरियत से हूँ, थैंक यू। इब्राहिम साहब, ये स्टेप तो आपने ले लिया, लेकिन अब किस तरह इस पर अमल किया जाएगा? कैसे इसको मेक श्योर करेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन भी हो? जी, लोकल गवर्नमेंट के अंदर तकरीबन 229 मुकामी हुकूमतें आती हैं और हमने पूरे पंजाब के अंदर जितने कमिश्नर्स हैं, जितने डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इन सबको हमने अहकामात जारी कर दिए हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल कोई टॉलरेंस ना शो करें और जिधर भी इसकी आप ऑफेंस देखें तो उनको आप 1000 रुपीज़ जो है फाइन इशू करें। और इसमें एक और जो बात है वो ये कि अगर कोई गली मोहल्ले के अंदर अपने तीसरी बार जो है कूड़ा करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ केस होगा और मे बी पॉसिबल अरेस्ट की तरफ भी वो बात जा सकती है। तो बात ये है कि रूल्स हमारे पास बने हुए हैं, लेकिन ये कि उसकी इन्फोर्समेंट बड़ी वीक है और जब तक सजा जजा का कॉन्सेप्ट ना हो तो आप जो है ना इसको इंश्योर नहीं कर सकते कि आप जो मकसद हासिल करना चाह रहे हैं उस तक पहुंच सकते हैं। इंश्योर ये कैसे होगा सर कि कचरा इस बंदे ने फेंका है? जी, वो जो जिसके घर के बाहर हो गया, जो फेंकता हुआ अगर नजर आएगा उसको देख के ही करेंगे। ऐसा तो नहीं कि अच्छा। जाके जिधर भी मिलेगा जी सर कैमरास है नहीं है, कैसे मालूम होगा? ये तो Strategy फिर क्या है? ये तो कहते हैं ना कि मोहल्ले में एक ऐसी औरत होती है जिस पे सबकी नजर होती है, वो बताएगी आपको ये कचरा इसने फेंका है। जी, एक तो देखें हम चाह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस के साथ भी एक जल्द एमओयू करें और उसके अंदर भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके आप देखते हैं कि इशारों के ऊपर लोग गाड़ी के शीशा नीचे करते हैं बिल्कुल। और कोई टिश्यू और कागज है वो बाहर फेंक देते हैं, रैपर्स होते हैं, जूस होते हैं, चिप्स होते हैं और फिर सारा इल्जाम वो हुकूमत पे गिराते हैं कि ये सड़कें साफ नहीं है। और तो हमने जो है सफाई मुहिम भी शुरू की जिसमें हमने तकरीबन 2 लाख टन वेस्ट रिमूव किया। खाली प्लॉट्स थे, ग्रेवयार्ड्स थे, 12,000 सड़कें धुली, स्विच लाइंस कई किलोमीटर की साफ हुई। तो उसी का ये फॉलो अप ये है कि हम अब चाह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट भी करें और ठीक है। शहरी आप जो है इसमें अवेयरनेस उनको भी हो और उनको वार्न भी किया जा रहा है कि वो डेजिग्नेटेड स्पॉट पे जो है कूड़ा फेंके। आप इधर देखते हैं कि कूड़े का जो डब्बा होता है, डस्टबिन रखा होता है या वो बॉक्स रखा होता है, लेकिन लोग उसके बाहर फेंक देते हैं। तो ये हैबिट्स चेंज करने की बात है और जब तक इसकी कोई पेनलाइज नहीं करेंगे, पेनल्टी नहीं होगी तो आवाम जो है हमारे ये ख्याल है कि इसके उनको जो है जब कोई पेनल्टी नहीं होगी तब तक वो अपनी हैबिट्स चेंज नहीं करेंगे। तो अब सख्ती करना बहुत ज़रूरी होगी है, ये लाजिम है, अदरवाइज लोग कूड़ा फेंकना बंद नहीं करेंगे। हमने पहले जी 17,000 अवेयरनेस कैंपेन्स इसमें की थी, पूरे पंजाब में अवेयरनेस ड्राइव्स हुई थी और इसमें 2000 मसाजिद में हमने खुतबा भी करवाया। सफाई आपके और मेरे इल्म में के निस्फ़ ईमान है, तो इसी लिहाज से अब हम एक उसको नेक्स्ट स्टेज पे लेके जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेज में सर पूरे पंजाब में एक साथ इसका इतलाक हो गया है या आपने कुछ इलाके पहले डिफाइन किया? अच्छा, इन इलाकों से जरा स्टार्ट करते हैं। नहीं जी, ये पूरे पंजाब में 229 जो मुकामी हुकूमतें हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, सारे डिवीजन्स में, सारे शहरों में जो लोकल गवर्नमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको ये एडवाइस ऑलरेडी चली गई है और इसकी इन्फोर्समेंट जो है आज से जो है वो लागू है, कल से लागू है। कल से लागू है। अगर सर किसी गाड़ी से बच्चे ने रैपर बाहर फेंका तो सजा किसे होगी? उसको हम 50% कर देंगे लेकिन देखिए बात ये है कि जो बच्चे हैं उनको भी उनकी भी हैबिट्स, इसीलिए हमने इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को साथ मिलाया। पर हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी नई नस्ल है, आप देखें जैपनीज जो कौम है, आप फिनलैंड की कौम देखें, उनकी हम मिसालें देते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानियों की क्यों मिसाल नहीं दे सकते? हमारे तो दीन का हिस्सा है ये कि हम माशरा अपना गली मोहल्ला साफ रखें। तो ये हम सब ने मिलकर इसको साफ रखना है, ये सिर्फ हुकूमत की या किसी एक एंटिटी की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा इब्राहिम साहब, अब ऑफ द टॉपिक एक बात कर लेता हूँ आपसे। कभी सोचा था आपने एट दिस यंग एज आप मिनिस्टर बनेंगे? कभी ऐसा तो नहीं हुआ किसी ने आपसे कह दिया इतना यंग मिनिस्टर, खेलने कूदने की उम्र अभी आपकी, तो आप मिनिस्टर बन गए हैं? जी देखें, ये तो अल्लाह ताला के फैसले होते हैं और तकदीर में जो लिखा होता है वो होता है। हम तो वैसे भी एज एन एजुकेशनिस्ट आई वाज सर्विंग द कंट्री। तकरीबन 1 लाख बच्चे हमारे सिस्टम में पढ़ रहे थे और 58% स्कॉलरशिप पे। तो मैं तो सोशल सर्विस और पब्लिक सर्विस में बिलीव करता हूँ, वो आप जिस मर्जी तरीके से कर लें, बेशक मीडिया के थ्रू आवाज उठाएं, आप एजुकेशन के अंदर, आप पब्लिक सर्विस में, गवर्नमेंट में।
एंड यू आर वेरी यंग माशाल्लाह, वेरी एनर्जेटिक, बड़ा अच्छा फैसला स्टेप जो लिया गया है। आई होप, आई विश एंड आई मस्ट से ऑल द बेस्ट सर कि ये हो पाए जिस तरह से आप लोगों ने कहा कि पूरे पंजाब में एक साथ इसका इतलाक होगा। और ये हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए, ये इसको बिल्कुल नेम एंड शेम की तरह देखना चाहिए कि जो कचरा फेंके उसको नेम एंड शेम करना चाहिए, ये बड़ा अहम है। और आपने कहा कि अगर तीसरी बार किसी ने कचरा फेंका फिर पर्चा भी होगा, कवानीन है लेकिन इतलाक नहीं है, अब इतलाक उनका होगा। सर थैंक यू, साथ मौजूद थे, इस पर बात कर लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। रमज़ान और हम में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद, और आज जिक्र हम करेंगे डायनासोर का। आप भी सोचेंगे डायनासोर कहाँ से मिले आया, कहाँ से ले आया आप? मुल्कों की बात करते करते बात अब डायनासोर तक पहुंच चुकी है। उस मुल्क का जिक्र करेंगे जिसके अपने डायनासोर हैं। बात हो रही है, आज हम बात करेंगे नाइजर की। ये बताइए, बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं नाइजर भी बोल रहे होते हैं, नाइगर भी बोल रहे होते हैं, बिकॉज जी से इसको लिखा जाता है। जी, लेकिन जी। इसके जो असल प्रोनाउंसिएशन है, जो सीखी जाती है चीज़, वो आके सिखानी चाहिए, वो है नाइजर। तो आज इसके बारे में बात और ये करेंगे। आपने कितने साल पहले सीखा था? ये अभी इस प्रोग्राम के सेगमेंट से शुरू होने से पहले खुरम इलाही ने बताया था। खुरम हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। थैंक यू सबीना, आपने बिल्कुल सही पुकारा। नायर क्योंकि फ्रांस की कॉलोनी रहा हुआ है, इसलिए इसे फ्रांसीसी अंदाज में ही पुकारा जाता है, जो कि नायर। इसी का एक हमसाया मुल्क है नाइजीरिया, जिसके स्पेलिंग तकरीबन इस जैसे हैं, लेकिन वो बरतानिया की कॉलोनी था। नायर वहाँ जी रहा और यहाँ जी गायब हो गया। यहाँ जी गायब हो गया, फ्रांस में जी नहीं है ना, जस्ट जोक। अच्छा, नायर को जब हम देखते हैं तो इसके ये लैंडलॉक कंट्री है, इसके 7 हमसाए हैं, जिसकी वजह से इसकी अपनी अपनी मुश्किलात हैं। यानी इसमें कोई चीज़ दरामद या बरामद करनी हो, या तो वो फ़ज़ाई रास्ते से आएगी या उसको हमसाए ममालिक से गुजरना है, ज़मीनी रास्ते। उम्मत मुस्लिमा के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि एक जिस्म की मानद है। तो हमने बहुत ताकतवर, बहुत अमीर, बहुत बड़े ममालिक का जिक्र किया। तो आज हम एक ऐसे मुस्लिम मुल्क का जिक्र करने वाले हैं जो कि कमज़ोर है, जो कि अब ज़ईफ़ हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि बहुत गरीब मुल्क है, और तरक्की के जितने भी इंडिकेटर्स हैं उस पर ये तकरीबन सबसे नीचे आता है। और कुछ और भी इसके मसाइल हैं, और वो जोग्राफिकल मसाइल हैं, इसलिए इसे फ्राइंग पैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। खैर, जो शुएब ने बात की वहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो नायरोसॉरस इसके नाम पर एक पूरे डायनासोर का नाम है, जो कि 30 फुट लंबा होता था और पत्ते खाता था। उसकी बाकियात नायर में मिली थी, और नायर के ऊपर ही फिर उन्होंने इसका नाम रख दिया। और इसी तरह विजुअल में खुरम में हमने एक मिट्टी का पहाड़ भी देखा था। अब मिट्टी का पहाड़ नहीं था, कल हमने अल्जीरिया कवर किया था, जिसके पास सबसे ऊंचा मीनार है किसी भी मस्जिद का। नायर के पास मिट्टी से बना हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है, जो किसी मस्जिद का है, 88 फीट ऊंचा है। और ये 15वीं और 16वीं सदी में उस ज़माने के सुल्तान ने बनवाया था। यानी कि उस ज़माने में भी ये लोग कमज़ोर थे, गरीब थे, मगर इनकी अकीदत उतनी थी मसाजिद की तरफ। तो मिट्टी से बना हुआ सबसे ऊंचा मीनार जो है वो नायर में मौजूद है। इसकी ऊंचाई 88 फीट है, और ये आज तक उसी तरह प्रिजर्व की जा रही है, उसको बदला नहीं जा रहा। तो अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो नायर के पास जो दूसरी एक अहम चीज़ है जिसका जिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि अब हम नायर और अफ्रीका से दूर जाएंगे, अगली किस्तों में हम और ममालिक भी दुनिया में देखेंगे जो मुसलमान हैं। तो एक है ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। हमने कल भी बात की थी सहारा डेजर्ट की, तो नायर को भी 80% सहारा डेजर्ट ही कहा जाता है। तो इसके रकबे के ऊपर 80% सहारा डेजर्ट है। लेकिन अफसोस की बात यह कि 1920 से लेके आज तक सहारा डेजर्ट बढ़ रहा है, 10% बढ़ चुका है। तो नायर उन ममालिक में शामिल है जहाँ पर आप एक वॉल बना रहे हैं दरख्तों की, ताकि आप रोक सकें सहारा डेजर्टिफिकेशन को रोक सकें, आप डेजर्टिफिकेशन को रोक सकें। डेजर्ट जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, सहरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसको दरख्तों की मदद से रोक पड़ा है। यहाँ पे हमारे सामीन और नाजरीन, खुसूसन बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात कि हमने दीवारों का इस्तेमाल माजी में भी दुश्मनों को, हमलावरों को रोकने के लिए हैं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना 21,196 किलोमीटर लंबी, वो भी हमने बनाई कि हम हमलावरों को रोकें, गो के वो कभी हमलावरों को रोकने में इस्तेमाल नहीं हो सके। और ये भी खैर एक मिथ है कि वो आसमान से नज़र आती है, बात बिल्कुल गलत है। वो आसमान से नज़र नहीं आती। इसका क्लेम ऐसे ही है कि आप कहें कि मैं 3 किलोमीटर के फासले से एक बाल देख लूँ, यानी कि अगर मैं एक बाल पकड़ूं और अब 3 किलोमीटर दूर जाएं तो जितना बाल नजर आने के चांसेस हैं, इतना ही आसमान या चांद से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नजर आने के चांसेस हैं। फिर हमने बर्लिन वॉल जानते हैं, हमने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को जब बांट रखा था। अपने पास भी है दीवार सिंध में, दीवार सिंध है जी, इतनी मशहूर दीवार है। और दुनिया का सबसे बड़ा किला भी पाकिस्तान में मौजूद है, हम जानते ही नहीं। तो दीवारें बनती रही हैं, और ये तकरीबन 38 किलोमीटर गोलाई में बड़ी जो किला है वो पाकिस्तान में मौजूद है। थोड़ा अगर हम और आगे बढ़ें तो अब हम हल्की सी नायर के हवाले से बात करें कि ग्रेट वॉल ऑफ ये जो
ट्रीज जा रही है, डेजर्ट को रोका जा सके, 7000 किलोमीटर से ज़ायद लंबी होगी और 16 किलोमीटर चौड़ी होगी। ओके। इसी दीवार को बनाने में, इसी दरख्तों को उगाने में, जो जंगल उगाने में एक अहम चीज़ नायर के हिस्से में आ रही है, वो ये है कि यहाँ के मुआशी हालात बेहतर हो गए हैं, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, कोई इस पर सिक्योरिटी दे रहा है, कोई इस दरख्तों को लगा रहा है, कोई इसकी तरगीब दे रहा है, कोई अवेयरनेस फैला रहा है। तो इस हवाले से वहाँ पे लोगों के मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं, वरना इस फ्राइंग पैन ऑफ द वर्ल्ड के मुआशी हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। दुनिया में ये 5वां गरीब तरीन मुल्क 2020 में था, और अगर हम HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे देखें तो ये दुनिया का सबसे कम तरक्की याफ्ता मुल्क था। यानी कि सेहत और लंबी उम्र, एक्सेस टू एजुकेशन, तालीम तक जाना, यानी आपको तालीम मिल रही है या नहीं, और मेयारी ज़िंदगी के ऊपर ये दुनिया का सबसे कम तरक्की याफ्ता मुल्क भी नायर ही था। और उसकी फिर बड़ी वजह अगर हम लें तो वहाँ पे अंदर की सिविल वॉर, सहारा डेजर्ट का बहुत ज़्यादा हिस्सा, और दूसरा कि ये लैंड लॉक है, यानी कि अगर इसमें कोई भी चीज़ आनी है या भेजनी है तो आप मरहून मिन्नत है हमसाया ममालिक कि आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये नायर को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डालता है। लेकिन इससे एक छोटा सा कभी कभी इनको फ़ायदा भी हो गया कि दुनिया में ओबेसिटी बहुत बड़ा मसला है, मोटापा बहुत बड़ा मसला है। तो जब हम नायर के लोगों को देखते हैं तो ये दुनिया में 6ठे सबसे लीस्ट ओबीस मुल्क है। ओके। और वो गुर्बत ने, वो ब्लेसिंग इन सिर्फ गुर्बत की वजह से, गुर्बत की वजह से, मतलब ये कोई उन्होंने फिटनेस की वजह से हासिल नहीं किया, जैसे इथोपिया और बाकी ममालिक हैं कि खाना ही कम है, फूड सिक्योरिटी इतना बड़ा मसला है, इसलिए ओबेसिटी नहीं है। और जितना आप देखें, हमने कह रहे हैं उसे फ्राइंग पैन कह रहे हैं, तो वहाँ उग तो कुछ सकता नहीं। और जैसे जैसे सहरा आगे आ रहा है वो तमाम इलाकों की ज़रख़ेज़ी, डिसर्टिफिकेशन जो आपने वर्ड यूज़ किया वो होता ही इसलिए कि जो इलाके डेजर्ट के आसपास हैं उनको भी वो तब्दील कर कम कर देता है, उनको तब्दील कर देता है। और डेजर्ट जहाँ ख़त्म हो रहा होता है एकदम आगे मुल्क दूसरा नहीं शुरू हो जाता, या दूसरा रकबा नहीं शुरू हो जाता। बीच के इलाके को अरबी के वर्ड साहिल इस्तेमाल किया जाता है, उतने रकबे में भी समझ लें तकरीबन सहराई होता है। तो नायर के लिए ये मुश्किलात हैं। लेकिन नायर के पास एक और बहुत अहम चीज़ है जो दुनिया की सबसे अहम चीज़ होते हुए भी वो आज तक गरीब मुल्क है, और एंड दैट इज़ यूरेनियम। यूरेनियम के 6ठे बड़े ज़खायर जो हैं वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? अब जैसे कि इस्तेमाल करने दिया नहीं जा रहा। आप देखें दुनिया के वो तमाम ममालिक आज न्यूक्लियर पावर रखते हैं जिनमें से किसी एक ने सिर्फ चलाया हुआ है, और शकूक उनके ऊपर है जिन्होंने भी बनाया भी नहीं है। तो ये एक अहम हमने खदोखाल आपके आगे पेश किए नायर के। और जब आप इसके झंडे को देखते हैं तो आपको अपने हमसाया मुल्क भारत या आइवरी का झंडा लगता है। इसके ऊपर एक रंग जो है वो बहुत खूबसूरत यहाँ के सहरा का है, एक रंग यहाँ के नायर दरिया का है, और आखिरी रंग उम्मीद का है कि नायर के हालात कभी ना कभी बेहतर होंगे और हम सारी उम्मत मिल के जिस्म की मानित सारी फल फूल रहे होंगे इंशाअल्लाह। और मैं थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। नायर पर हमने बात की, अब बढ़ना एक ब्रेक की तरफ। रमज़ान और हम में दीगर सेगमेंट शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हमें खुश आमदीद कहेंगे आपको। ये वो सेगमेंट है जिसमें हम इस्लामी तारीख के हीरोज़ और विलन्स की बात करते हैं, उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं, उन तमाम वाक़यात को हम दोबारा यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और उनकी रोशनी में हम देखते हैं कि आज के ज़माने में क्या हो रहा है और हम किस तरह से उनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, और हम ये जिक्र कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारे मौजज़ात से उनसे नवाजा था। तो राजा ज़िया साहब ने कहा था कि आज वो बताएंगे उस एक मौजज़े के बारे में जिसमें ये था कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक दी थी ताकत कि उनको कमांड था जिन्नात के ऊपर। तो आज उन वाक़यात को ज़रा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। अच्छा जी, कल का डिस्कशन थी कि जिन्नात पे कमांड हासिल थी, तो ज़रा ये बताइएगा। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि जिन्नात का जिक्र किस किस तरह से कुरान मजीद में आया है, और क्या कहते हैं ना कि हर चीज़ को पेयर में बनाया गया है। तो असल में ये टॉपिक बहुत ही वसी टॉपिक है, इस पर मुझे लगता है कि शायद हमारे 2-3 एपिसोड और निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट लोगों का भी इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, और दूसरा ये कि इसमें कन्फ्यूजन भी उतनी ही ज़्यादा है। और जिन्हों का भी इंटरेस्ट होगा, जिन्हों का भी होगा, ज़ाहिर बात है। आपको पता है इस वक्त भी हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद होंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि हर इंसान के साथ ना एक उसका पेयर जिन क्रिएट हो जाता है जब वो पैदा होता है, और उसको ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको ना करीन कहा जाता है। जैसे कि जो कि शैतान होता है जो आपको ना मुख्तलिफ बुराइयों की तरफ वर्गलाता है, तो वो बेसिकली करीन जो होता है वो आपके हालात जो भी हालात और वाक़यात हैं उनसे वाकिफ़ होता है, क्योंकि आपकी पैदाइश से लेकर अब तक वो आपके साथ है। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे साथ भी है, और साहबा ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह आपके उसकी कैफियत क्या, तो आपने फरमाया कि मेरे वाला जो है वो मुसलमान हो चुका है। यानी वैसे ये हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारा जो करीन है जिसका काम हमें बहकाना है और इधर गुमराह करना है,
लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरा वाला जो है वो साथ रह के सोबत में मुसलमान हो गया। बाकी हमारे साथ जितने भी जिन हैं वो सब शैतान ही हैं। वो शैतान ही है और वो जो है वो यानी आपको वर्गलाते हैं कभी कभार। यानी रमज़ान का महीना चूँकि चल रहा है तो इसमें एक तो वो होते हैं ना जो ख्यालात आपको आपके अंदर से आते हैं, जो कि मतलब आपके अनफुस के होते हैं, जिसको कहा जाता है कि आपके डिज़ायर्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और जिस पे इंसान खुद ही कभी कभार ना कहीं पे इंक्लाइन कर जाता है। लेकिन वो जो ब्राइट आइडियाज़ आपको कभी कभार आते हैं ना कोई उल्टे काम करने वाले, वो नॉर्मली वो जो अक्सर हमने बचपन में करीन होता है। करीन होता है। फॉर एग्जाम्पल वो जो बचपन में हम लोग कार्टून्स में देखते थे कि जी एक काइंड ऑफ वो टॉम एंड जेरी में एक वो जिन पॉप अप कर जाता है और फिर एक एंजल आता है। तो खैर वो एंजल एंड जिन वाला कॉन्सेप्ट उस तरह से तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये ज़रूर होता है कि आपको जो फर्स्ट टाइम कोई गुनाह का आइडिया आता है ना, यानी जब आपने सोचा नहीं होता, आपने कभी फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो उसको माँ बाप से के सामने झूठ बोलने लगा है, तो पहली दफ़ा वो बहुत उसमें रिलक्टेंट भी होगा, हिचकिचाएगा कि भाई मेरे माँ बाप है, मैं क्यों इनके सामने झूठ बोलूँ। तो वो फिर जो है ना वो करीन काइंड ऑफ उसको मोटिवेट करता है, आइडिया देता है। और इसी तरह से फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाते हैं कि शैतान जो है वो क़यामत के दिन ना अपने आप को बरी कर लेगा इंसान से। वो कहेगा मैंने सिर्फ मशवरा दिया था, भाई मैंने सिर्फ मशवरा दिया था, किया आपने खुद है। तो जिस तरह बचपन में मुझे याद है मेरे पेरेंट्स कहते थे कि भाई अगर आपके सारे दोस्त जो है वो कुएं में छलांग मार देंगे तो आप भी मार देंगे। नहीं, आपने क्या हर बुरी एडवाइस को आपने मान लेना है? हमने क्या आपको तरबियत नहीं दी है? क्या हमने आपको सिखाया नहीं है? तो इसी तरह से हर इंसान को चाहिए कि जो भी उसको गलत आइडियाज़ आते हैं जो अल्लाह ताला की शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, तो वो उनको एंटरटेन ना करे, उनको ज़्यादा उनके ऊपर तवज्जो ना दे, बल्कि उस टाइम पर आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि आपको कोई भी ऐसा ख्याल आए तो आउज़ बिल्लाह पढ़ लेना चाहिए, और इससे वो शैतान जो है उसका असर आपके ऊपर से कम हो जाता है। टॉपिक बहुत वसी है। अभी हमने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ भी जाना है, उनकी वाक़यात के बारे में बात की। उससे पहले एक और चीज़, क्या जिन्नात आपको नुकसान पहुंचाते हैं? क्या ऐसे वाक़यात हैं इस्लाम की तारीख में? बिल्कुल, मैं इसको आपके उसी सवाल से भी लिंक कर देता हूँ। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि उन्होंने यानी वत्तबिउ मा तत्लु शयातीन अला मुल्की सुलेमान, कि उन लोगों ने इत्तिबा की शयातीन की जो सैयदना सुलेमान के टाइम पर थे। और ये उनका तज़किरा फिर कनेक्ट किया गया बाबिलोन के साथ, यानी बाबिल का जिक्र कुरान मजीद में जिक्र किया कि बाबिलोन में जब दो फरिश्ते आए थे, हारूत और मारूत, और ये फरिश्ते अल्लाह की तरफ से आए थे, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश लेकर आए थे। और उन्होंने जो मैजिक उनके पास एक था, और लोगों ने उनको बता दिया कि देखें हमारे पास मैजिक का इल्म है, और अगर कोई सीखना चाहता है तो हम सिखा देंगे, लेकिन याद रखो जो ये सीखेगा वो अपनी आखिरत बर्बाद करेगा। तो लोगों ने कहा कि मतलब छोड़ो पर आखिरत को, हमने मैजिक सीखना है, क्योंकि हमने कोई मसला जो है ना दुनिया का वो हल करना है। और उसमें वो कौन से मसले थे अल्लाह ताला वाज़े तौर पर जिक्र फरमाते हैं। एक मसला जो वो करते थे वो था कि हस्बैंड वाइफ के बीच में बैन अलमरई व ज़ौजी, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कराना, यानी वो जो हस्बैंड वाइफ के बीच में से सेपरेशन क्रिएट करवा देना, उनके बीच में से डिवोर्स करवा देना, उनके बीच में एक अननेसेसरी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाना। एक ये उसको जो है ना ये इसका मैजिक था। फिर वो जो आप अक्सर एक सुनते हैं महबूब आपके कदमों में, जी जी जी, यानी वो भी आप यकीन करें उसमें भी एक हकीकत पाई जाती है। अच्छा? लेकिन अब जो भी बंदा, याद रखिएगा, मैजिक करना एक एक्ट ऑफ कुफर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाते हैं वमा कफ़रा सुलेमान, सुलेमान ने कुफर नहीं किया, क्योंकि जूइश जो कबाला मैजिक है वो उसको लिंक करते हैं सैयदना सुलेमान के साथ, कि सैयदना सुलेमान के पास जो जिन्नात का कंट्रोल था वो नाउज़ुबिल्लाह इसलिए था कि वो कोई जादूगर थे नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला वाज़े तौर पर कहते हैं कि वमा कफ़रा सुलेमान। हालांकि देखें किसी नबी के लिए भी ये कहना कि उसने कुफर नहीं किया, ये यानी आप कह लें कि एक रिडंडेंट सी बात लगती है कि आप कहें कि जो है ना मतलब ऐसा कोई आयत नहीं है कि वमा कफ़रा इब्राहीम, जो है ना वमा कफ़रा दाऊद, या किसी और नबी के बारे में ये नहीं। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में क्यों कहा जा रहा है कि ख़ास तौर पे सुलेमान ने कुफर नहीं किया? क्योंकि जादू करना कुफर है, जादू करना एक एक्ट ऑफ कुफर है। ये मैं बात कर रहा हूँ ये जो प्रॉपर विच क्राफ्ट जिसको हम जो है ना कहते हैं, काला जादू जिसको हम कहते हैं। एक तो होता है ना वो जो ट्रिक्स होती हैं, पार्लर ट्रिक्स होती हैं। पार्लर ट्रिक्स मैजिक नहीं है, वो एक ट्रिकरी है, वो एक आंखों का धोखा है। लेकिन जो जादू है ना बाकायदा तौर पे ये होता है शयातीन की मदद के साथ, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इंतहाई नुकसानदेह है, और इसका ना फ़ायदा आपको दुनिया में इवेंचुअली जादूगर भी इससे बर्बाद होता है और उसकी आखिरत भी बर्बाद होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक एक्ट ऑफ कुफर है, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो कि खिलाफ शरीयत ही नहीं बल्कि दीन की बहुत हद तक आपको बेहुरमती करनी पड़ती है इस तरह के एक्ट करने के लिए। तो इसलिए अल्लाह ताला ने बड़े वाज़े तौर पर यह बात इरशाद फरमाई कि सुलेमान इसका यानी क्राइम का मुर्तकिब नहीं था कि उसने ये काम किया हो, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से उनको एक चीज़ थी कि ना सिर्फ जिन्नात पर बल्कि जानवरों पर भी उनको कंट्रोल दिया गया और बाकी चीज़ों पर भी। तो इसलिए उनके साथ मैजिक को एसोसिएट करना ये बिल्कुल गलत बात है। कन्वर्सेशंस क्या होती थी हज़रत सुलेमान की इन जिन्नों से? देखिए वो तो उनसे कराते थे, लेबर वर्क करवाते थे। सीधी सीधी बात है, वो उनसे लेबर वर्क करवाते थे, क्योंकि जिन्नात की यू हैव टू अंडरस्टैंड उनका स्किल सेट क्या है। यानी जिस तरह इंसान है ना, इंसान को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ एबिलिटीज़ दी हैं, जिन्नात को भी दी हैं, मुख्तलिफ जानवरों को भी दी हैं। जिन्नात की एबिलिटीज़ में ये है कि वो
इनविजिबल होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में कि ये तुम्हें वहाँ से देख सकते हैं जहाँ से तुम इनको नहीं देख सकते। दूसरी बात, ये आग से बने हुए हैं और एक ऐसी आग से जो कि काइंड ऑफ इनविजिबल है, ठीक है। इसके बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो हैं रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उनका ये कॉल जो है ना मौजूद है कि ये आग के उस हिस्से से बनते हैं जो कि फ्लेम के टिप के ऊपर होता है, जो इनविजिबल होता है। इट्स द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और ये इनविजिबल पार्ट भी होता है। तो उनकी राय ये थी, क्योंकि बहुत बड़े मुफस्सिर थे, कि ये उस पार्ट से बनते हैं। तो एक तो ये इनविजिबिलिटी है, दूसरा ये कि वो एक फ्लेम से बने, हमारी तरह मिट्टी से नहीं बने हुए कि उनकी कोई एक्चुअल फॉर्म है। अच्छा। इसी तरह से उनकी फीलिंग्स होती हैं, उनके एहसासात होते हैं, उनके जज्बात होते हैं, सारे इमोशन जिनसे हम गुजरते हैं, पूरा रेंज ऑफ इमोशन जो एक पूरे स्पेक्ट्रम पे है, उससे वो भी गुजरते हैं। उनकी शादियाँ भी होती हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, उनकी भी जज़ा और सज़ा होगी। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ारियात में कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों को और इंसानों को किसी मकसद के लिए पैदा नहीं किया सिवाय इसके कि वो अल्लाह ताला की बंदगी करें, अल्लाह की इबादत करें। तो वो भी उसी तरह अकाउंटेबल है, वो भी जन्नत में भी जाएंगे, वो भी जहन्नम में भी जाएंगे। तो जिन्नात में भी अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, और इसमें इनकी फिर यानी जिन्नात अगर शैतान है तो इसमें अच्छे भी और बुरे भी हैं। देखें अच्छा सवाल है आपका, और ये अच्छी बात है आप पूछ रहे हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है लोगों को। हर जिन जो है ना शैतान नहीं होता। अच्छा। जैसे हर इंसान भी शैतान नहीं होता, लेकिन कुछ जिन्नात जो है ना वो शयातीन होते हैं, ठीक है। और इसी तरह से कुछ इंसान भी शयातीन होते हैं, वो यानी बहुत यानी उल्टे पुल्टे काम करते हैं। तो जिन्नात में अच्छे भी होते हैं, अच्छा। बहुत नेक भी होते हैं, बल्कि सूरतुल जिन जो है कुरान मजीद में सूरह नंबर 72 है, उसमें इन्हीं अच्छे जनों का तज़किरा हुआ है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तिलावत कर रहे थे कुरान मजीद की, तो ये वहाँ से एक नफरी है जिन्नात की जो वहाँ से गुजरी, और उन्होंने कहा हाज़ा शैउन अजीब, ये क्या सुन रहे हैं हम। और वो इतने इंस्पायर हुए उस कलाम अल्लाह से, उन्होंने कहा कि ये तो हम फ़ौरन अपनी कौम के पास वापस जाते हैं कि वो तो गुमराही का शिकार है, हमें बताना चाहिए कि देखो अल्लाह ताला का दीन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो वो वापस चले गए अपने दीन की दावत ले जाने के लिए। तो अच्छे जिन होते हैं, बिल्कुल कुरान मजीद में तज़किरा है उनका। फिर इसी सूरतुल जिन में जिक्र है कि मोमिनीन जिन भी होते हैं और कुफार जिन भी होते हैं, और इसी तरह से जो बाकी पूरा एक स्पेक्ट्रम है कि थोड़े बहुत बिलीवर्स हैं, इतने ज़्यादा अच्छे बिलीवर्स। जेंडर भी होता है इनमें, जेंडर भी होता है, मेल एंड फीमेल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो तो अल्लाह ताला ने हर ही स्पीशीज़ में मेल एंड फीमेल पैदा किए हैं। अच्छा, इनमें फिर ना एक हदीस में आता है, और बिल्कुल सही हदीस है, कि जिन्नात फ्लाइंग वाले भी होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं, ये एक कैटेगरी के जिन्स हैं। दूसरे कैटेगरी के वो होते हैं जो कि खाना बदोश टाइप होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नकल मकानी कर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली ट्रैवल करते रहते हैं, और वो इंसानों के साथ मिक्स नहीं करना चाहते, मिंगल नहीं करना चाहते। इवन जो आसमानों में उड़ रहे हैं वो भी इंसानों के साथ मिंगल नहीं कर रहे, उनकी अपनी दुनिया, हमारी अपनी दुनिया, तो वो मिक्स नहीं करते आमतौर पर। फिर एक और तीसरी कैटेगरी है जो शेप शिफ्टर्स हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उनके बारे में कि वो रूप बदल लेते हैं। रूप किस तरह बदलते हैं, सांप की शक्ल में आ सकते हैं, काले कुत्ते की शक्ल में आ सकते हैं। बिल्कुल सही हदीस है इसके बारे में कि अगर आएंगे तो प्योर जो ब्लैक डॉग है ना, यानी आप ये ना समझें कि किसी का कोई ऐसा कुत्ता जिसमें थोड़े बहुत पैचेस है, वो नहीं, प्योर ब्लैक डॉग की शक्ल में आ सकते हैं। और ये भी नहीं कि हर काला कुत्ता कोई जिन ही होता है, नहीं, लेकिन अगर किसी जिन ने कभी किसी कुत्ते का रूप इख्तियार करना है तो वो फुल ब्लैक डॉग की फॉर्म में आता है। फिर इंसान के रूप में भी आ सकते हैं। यस, और इसके बारे में जो हदीस है वो सैयदना अबू हुरैरा की हदीस है, मोस्ट ऑथेंटिक तरीन हदीस है, जहाँ पे आपने 3 दिन लगातार एक शख्स को पकड़ा जो कि मुसलमानों के बैतुल माल से चोरी कर रहा था। पहले दिन पकड़ा, उसने आगे बिनते तरले की, उसने कहा जी मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, छोड़ दिया उसको। अगले दिन फिर पकड़ा गया बैतुल माल में, फिर चोरी कर रहा था, फिर उसने बिनते तरले किए, मुझे माफ़ कर दे, नहीं मुझे किसी के पास लेके नहीं जाना। तीसरे दिन उन्होंने कहा बस अब तो तुम पकड़े गए, अब तो तुम्हें लेके जाना है मैंने नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो उसने आगे से कहा अच्छा ठीक है। सैयदना अबू हुरैरा की उसको पता था कि वो एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज है, इल्म के बहुत यानी बहुत उसके लिए क्रेव करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो किसी को पता नहीं होगी, और ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है, तो मुझे उस बात पे आप छोड़ दें। उन्होंने कहा चलो बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप ना रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करें, तो कोई शैतान आपको टच नहीं कर सकेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, छोड़ दिया उसको। जब ये खबर लेकर सैयदना अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आपने फरमाया कि था तो वो शैतान झूठा था, लेकिन इस दफ़ा सच बोल गया। तो इससे पता ही चला। और आपको पता है इसीलिए हम रात को आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, क्योंकि इल्म जो है ना, अच्छा इल्म शैतान से भी अगर आ जाए तो ले लेना चाहिए। अच्छा, एक आम इंसान जो है वो जिन्नात को देख सकता है? अक्सर जो लोग कहते हैं कि हमने जिन देखा, या कि नज़र का धोखा होता है, या वाकई देख सकते हैं? देखिए, देखना मुमकिन नहीं है उनको, क्योंकि उनकी फॉर्म, इस पे उलमा मुत्तफिक हैं कि उनकी कोई फॉर्म नहीं है, बिकॉज दे आर मेड ऑफ अ टाइप ऑफ एनर्जी। बट ये मुमकिन ज़रूर है कि जिन्नात चूँकि शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि समटाइम्स वो आपके फियर पे प्ले करते हैं। ठीक है, सो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपके चूँकि फियर्स पे प्ले करते हैं, हो सकता है वो कोई ऐसी फॉर्म इख्तियार कर लें जिससे आपको डर है या आपको खौफजदा करने के लिए, कॉकरोच कुछ भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। यानी जिस तरह मैंने बताया कि वो एक रेप्टिलियन फॉर्म में भी आ सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है जिस तरह कुछ लोगों को में ना मिथ्स फैल जाती हैं, वो पिचल पैरी वाला या कोई गॉबलिन्स वाला या कोई इस किस्म की चीज़, तो ये पॉसिबल है, इट इज़ इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी कि वो कोई ऐसी शक्ल इख्तियार करके किसी खास एरिया में। और मेरे पास ना कुछ विच क्राफ्ट के ऊपर किताबें जो कि गोरों की लिखी हुई हैं, और उसमें वो
स्वेयर करते हैं कि जी हमारे इलाके में कोई वेयरवुल्फ था या हमारे इलाके में कोई इस अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें थी। तो अब वो जो क्लेम्स हैं मुझे नहीं पता वो सच हैं झूठ है, लेकिन अगर उसमें कोई एलिमेंट ऑफ ट्रूथ है तो ये कहा जा सकता है कि जन्नात जो है इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो किसी इलाके को हॉन्ट कर रहे हो जस्ट अपनी वो चीज़ सुपीरियरिटी कायम करने के लिए एक खास अपीयरेंस को उन्होंने लिया हुआ है, तो ये वजह हो सकती है। लेकिन बहरहाल एंडिंग पॉइंट ये है कि आपको डरना नहीं चाहिए, ठीक है, उनको हमसे डरना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें हमारे बारे में फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। तो आप जब तक अपने सुबह शाम के अस्कार रखें, दुआएं हैं, हिफाजत की, आयतुल कुर्सी है, चारकुल है, इनको अपने साथ जोड़ कर रखें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, रज़ा साहब साथ मौजूद थे और आज तो वाकई खो गए थे इस डिस्कशन में, आई एम श्योर आप लोग भी खो गए होंगे जन्नात के इन तस्करों पर। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात हम देते हैं। मस्जिद नबी में नमाजियों के लिए जो बिछाए गए आला मयार के 25,000 कालीन हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक चिप्स भी नस्ब हैं और इन चिप्स में उन कालीनों की सारी मालूमात मौजूद हैं। कालीनों की तैयारी, उनका इस्तेमाल, उनकी जगह, उनके धोने के औकात, सब कुछ उस चिप के अंदर उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। कालीन पर लगी ये चिप, इसमें खुदकार निज़ाम मौजूद है जो बताता है किस कालीन को कब धोने की ज़रूरत है। और मस्जिद नबवी के सहन में बिछे इन खुसूसी कालीनों की मोटाई जो है वो 16 मिलीमीटर है। और ये हमने सोचा कि आपसे आज इंफॉर्मेशन है वो शेयर भी करते हैं। सब्ज़ कालीन मस्जिद नबवी के बड़े ही मुनफरद और इसमें चिप्स से मुतालिक इन्फॉर्मेशन दी। वी जस्ट थॉट टू शेयर दिस विद ऑल आवर व्यूअर्स। और अब आपसे हम कहेंगे इजाज़त दीजिए, दोबारा मिलेंगे कल। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।